friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 29. ठीक है, तो इसके पहले 28 वीडियोस आ चुकी हैं. इसका एक पूरा प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक दिया है. तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि एक प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन होते हैं. इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. एंड टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको वहाँ पे सारे PDF साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मिलार्ड रिएक्शन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग कुकिंग प्रोसीजर. मिलार्ड रिएक्शन ये रिएक्शन है जिससे फूड में ब्राउनिंग अकर होती है, ब्राउन कलर आता है. ठीक है, तो ये मिलार्ड रिएक्शन कब होती है? ये एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है. मिलार्ड रिएक्शन जो है वो नॉन एंजाइमेटिक है. इसमें कोई एंजाइम का मतलब इसमें एंजाइम कोई भी रिएक्शन में एंजाइम हेल्प नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन. सो मिलार्ड रिएक्शन फिर अगर एंजाइम नहीं है तो उसमें कोई फूड प्रोडक्ट होगा या फिर कोई कुकिंग जो भी जिस भी फूड में अकर हो रही है उस फूड के प्रोडक्ट्स होंगे. तो सो प्रोलॉन्ग कुकिंग ऑफ मिल्क विद शुगर. यस, देखो मिल्क में होता है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड. उनको एमिनो एसिड इसके बेसिक यूनिट होती हैं. यहाँ पे होता है शुगर. ठीक है, जब एमिनो एसिड प्लस शुगर या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोटीन प्लस शुगर, जब प्रोटीन और शुगर की रिएक्शन होती है तब होता है मिलार्ड रिएक्शन. मिलार्ड रिएक्शन में स्पेशली प्रोटीन, कहीं कहीं पे एग्जाम क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि देखो यहाँ पे मिल्क लिखा है ना, मिल्क विद शुगर, तो मिल्क भी लिख सकते हैं. कोई प्रोटीन रिच जो प्रोटीन रिच हमारा प्रोडक्ट होता है वो लिख सकते हैं, या फिर प्रोटीन लिख सकते हैं, या एमिनो एसिड भी लिख सकते हैं. यहाँ पे शुगर की जगह पे कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं. मेनली शुगर या फिर ग्लूकोज लिखते हैं. तो प्रोटीन एंड शुगर के बीच में जब रिएक्शन होती है तब वहाँ पे जब ब्राउनिंग कलर आता है तो उसको बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन. ये क्वेश्चन हिंदी में है. मिलार्ड रिएक्शन में प्रोटीन प्लस शुगर का रिएक्शन होता है तब होती है मिलार्ड रिएक्शन. बीटा कैरोटीन इन द बॉडी चेंजेस इनटू रेटिनॉल. देखो बीटा कैरोटीन एंड रेटिनॉल ये दोनों विटामिन ए के फॉर्म है. बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है जो कि प्लांट सोर्स से पाया जाता है, और जो रेटिनॉल है ये एनिमल सोर्स से पाया जाता है. तो जो भी हम कंज्यूम करेंगे थ्रू डाइट, अगर वो प्लांट सोर्स से है तो वो बीटा कैरोटीन होगा, वो जाके लीवर में जाके रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा. ठीक है, अगर एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली रेटिनॉल फॉर्म में है तो उसमें कन्वर्जन नहीं होगा. बट अगर प्लांट सोर्स से कोई हम विटामिन ए का सोर्स ले रहे हैं तो वो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होगा जो लीवर में जाके रेटिनॉल में चेंज होगा. तो यही पे यहाँ पूछा है कि बीटा कैरोटीन जो है वो रेटिनॉल में चेंज होता है, तो वो बॉडी का कौन सा पार्ट है जो उसको रेटिनॉल में चेंज करता है? तो लीवर है जो बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में चेंज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग. देखो जो ये नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं या बीच बीच में कहीं पे लिख देते हैं एक्सेप्ट दिस, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग. इसमें क्लॉथिंग थ्योरी का इनमें से कौन से जो है वो क्लॉथिंग की थ्योरी नहीं है, क्लॉथिंग की थ्योरी नहीं है. तो इंडिविजुअलिटी ये क्लॉथिंग की थ्योरी नहीं है. देखो मॉडेस्टी देता है, प्रोटेक्शन देता है, एडॉर्नमेंट देता है, ये सारी थ्योरी जो है ये टर्म्स ये क्लॉथिंग की थ्योरी में आते हैं. बट इंडिविजुअलिटी ये क्लॉथिंग की थ्योरी में नहीं आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन वीव. इसमें देखो विच ये भी दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन वीव, उसमें से कौन सी प्लेन वीव नहीं है? तो ड्रिल जो है ये प्लेन वीव नहीं है, ये है 12 वीव. ठीक है, बाकी ये जो भी हैं पार्सल, कैलिको, चिन्स ये हैं प्लेन वीव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. इसको शॉर्ट में बोलते हैं पॉक्सो. ठीक है, ये 2012 में आया था. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में आया था.
ये मोस्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, तो एक साइड ये लॉ दे देते हैं, एक साइड उनके ईयर्स दे देते हैं, तो मैचिंग में आते हैं मोस्टली। ज़्यादातर इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है, ये नहीं पूछता है। इसके पूछते हैं कि ये एक साइड लॉ दे देते हैं, एक साइड में ईयर्स दे देते हैं, तो ये मैचिंग के आते हैं। इसलिए जो भी एक्ट्स हैं, लॉज हैं, तो इनके ईयर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पॉक्सो भी बोलते हैं। ये 2012 में आया था। इसके जो कुछ वर्क थे वो है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट से बचा के रखना, ये इसका मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइज जो है ये कुछ फंक्शन है, ये मेनली 4 फंक्शन है कम्युनिकेशन के: इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस एंड इंटीग्रेशन। ये 4 फंक्शन है कम्युनिकेशन के। इसमें से एक आता है अगर एडवर्टाइजिंग। एक टर्म पूछ लिया कि एडवर्टाइज है, अगर किसी चीज़ का एडवर्टाइज हो रहा है या एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन के कौन से फंक्शन में आता है? सिंपल सी बात है, अगर किसी को चॉकलेट्स पसंद है और चॉकलेट का ऐड आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि अगर आपको पसंद है चॉकलेट्स तो आपको इन्फ्लुएंस कर सकें। सिंपल सी बात है। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो इन्फ्लुएंस में आता है। फंक्शन ऑफ जो कम्युनिकेशन है एडवर्टाइजिंग में, वो इन्फ्लुएंस। कोई भी चीज़ का एडवर्टाइज कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके और आप जाके वो प्रोडक्ट परचेज करो। सिंपल सी बात है। तो ये इन्फ्लुएंस में आता है। इंस्ट्रक्शन मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपको कैसे काम करना है उसकी गाइडलाइंस मिल रही है, वो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, वो होता है इंस्ट्रक्शन। इन्फॉर्मेशन कोई कुछ था मीन्स कुछ अगर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, एक स्कूल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, तो उसका नोटिस बोर्ड पे आके एक नोटिस लग गया, वो होता है इन्फॉर्मेशन। और कोई नया कुछ स्टार्ट हो रहा है तो सबको इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, वो होता है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सटाइल रिपीट यूनिट। इसमें से किसी एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्सटाइल रिपीट यूनिट्स। मीन्स इनमें से जितनी भी ये ऑप्शन दिए हैं ये टेक्सटाइल रिपीट यूनिट हैं, एक्सेप्ट 1। किसी एक को छोड़ के जितने भी ये बाकी दिए हैं ये सारे टेक्सटाइल के रिपीट यूनिट्स हैं, जहाँ पे कोई एक पैटर्न या कोई डिज़ाइन या फिर कलर ये सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी एक यूनिट है जो रिपीट यूनिट नहीं है? तो इसमें से हाफ ड्रॉप, ये रिपीट यूनिट नहीं है। बैलेंस, ऑल ओवर एंड ब्रिक पैटर्न, ये सब रिपीट यूनिट्स हैं। तो ये हाफ ड्रॉप जो है ये रिपीट यूनिट नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यार्न्स आर नॉवेल्टी यार्न। इसमें से किसी एक को छोड़ के बाकी सारे यार्न जो है वो नॉवेल्टी हैं। नॉवेल्टी यार्न मीन्स जो डेकोरेटिव यार्न्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉवेल्टी यार्न, ठीक है। तो इसमें से कौन सा यार्न नॉवेल्टी यार्न नहीं है? तो केबल जो है ये नॉवेल्टी यार्न नहीं है। तो ये केबल किस टाइप का यार्न है, कौन सा यार्न है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये केबल वाला जो यार्न है ये नॉवेल्टी यार्न नहीं है, तो ये कौन सा यार्न है, किस यार्न की किस कैटेगरी में आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्टिफिकेंट यूज्ड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट। जो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है, आयोडीन रिच वाले सॉल्ट्स, इसमें जो फोर्टिफिकेंट मीन्स जिस आयोडीन का फोर्टिफिकेशन होता है, तो आयोडीन के किस फॉर्म में इसका फोर्टिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेंट। तो आयोडाइज सॉल्ट में कौन सा फोर्टिफिकेंट यूज़ होता है? तो जो आयोडीन सॉल्ट आता है उसमें पोटेशियम आयोडेट एज अ फोर्टिफिकेंट यूज़ किया जाता है, जिससे सॉल्ट में आयोडीन का जो अमाउंट है वो बढ़ाया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, जिससे जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैब्रिक इन विच अ नॉन वुवन वेब इज कंबाइंड विद अ वुवन नेटेड और स्टिच बॉन्डेड लेयर इज कॉल्ड। जो नॉन वुवन वेब या फिर नॉन वुवन फैब्रिक लाइक जो फेल्ट फैब्रिक्स आते हैं उनको अगर जो वुवन हो गए, निटेड हैं या फिर स्टिचेज बॉन्डेड लेयर जो फैब्रिक है, इन सब के साथ अगर उनको कंबाइन करना है, उनके साथ मिक्स करके कोई फैब्रिक बनाना है, तो इस टाइप के फैब्रिक को क्या कहते हैं? जब नॉन वुवन फैब्रिक फेल्ट हो गया तो इसको जब वुवन, नेटेड या स्टिचेज फैब्रिक जो भी हैं उनके साथ मिक्स करके एक नया फैब्रिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बिल्ट अप फैब्रिक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉटन वैक्स
a natural substance that is present in small quantities on the raw cotton fiber that make it water resistance is removed by. Cotton wax मीन्स जो कॉटन के जो फाइबर्स कलेक्ट किए जाते हैं उनके ऊपर एक थोड़ा सा ग्रीसी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको नेचुरली आप ऐसे फील नहीं कर सकते, बट वो ग्रीसी सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है जो उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने से हिंडर करता है या फिर उनको वाटर रेसिस्टेंट बनाता है. तो ये जो वैक्स है इसको कॉटन यार्न से या फैब्रिक से हटाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है? तो कॉटन से जो वैक्स है उसको रिमूव करने के लिए स्काउरिंग पढ़ा है ना, स्काउरिंग में जो कॉटन यार्न्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए स्काउरिंग में अल्कलाइन सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. उस अल्कलाइन सोल्यूशन में कॉटन को साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं, जिससे इसमें जो भी वैक्स सब्सटेंस है या जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं वो साफ़ हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्काउरिंग. स्टीमिंग, जो फाइबर्स हैं या थ्रेड्स हैं, फैब्रिक है, उसको स्ट्रेटन करने के लिए स्टीमिंग यूज़ करते हैं. केमिकल्स जो आर्टिफिशियल फिनिशिंग के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टर्म यूज्ड बाय वूल सॉर्टेड फॉर शॉर्ट स्टेपल टेकन फ्रॉम द अंडर नेक एंड बेली पार्ट्स ऑफ द फ्लीस. जो भी एनिमल है उसके जो नेक पार्ट है, बेली पार्ट्स है, वहाँ से जो छोटे छोटे फाइबर्स, छोटे छोटे स्टेपल्स जो लिए जाते हैं उनको फिर अलग अलग ग्रेड करके शॉर्ट करके रखना, उस टर्म को क्या बोलते हैं? उस टर्म को बोलते हैं ब्रोक. ब्रोक इज़ अ टर्म जो यूज़ किया जाता है कि जो भी शॉर्ट स्टेपल एनिमल के अंडर नेक और बेली पार्ट से जो फाइबर कलेक्ट किए जाते हैं उनको फिर अलग अलग शॉर्ट करके ग्रेड करके रखना, इस टर्म को बोलते हैं ब्रोक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय. ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है, ये इसको किसने प्रपोज किया? इसको दिया था एवर्ट रॉजर्स ने. और ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन वाली थ्योरी है इसमें इसके 5 स्टेजेस हैं. ठीक है. इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया गया था. 5 स्टेजेस थी. इनोवेटर, जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का मीन्स ये होता है कि जो भी नया थ्योरी या कुछ नया इनोवेट हुआ है या जो भी नया इनोवेशन हुआ है उसको हर एक लोग तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. तो इसमें सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स, उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स जिन्होंने उनको जो भी नया इनोवेशन हुआ था उसको जल्दी अडॉप्ट कर लिया, फिर अर्ली मेजॉरिटी, देन लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड्स. ये इसके 5 टर्म्स हैं. इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड्स. उसके बाद अरिस्टोटल, विल्बर सैक्रम एंड सनन एंड वीवर, इन्होंने दिया था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो जो अरिस्टोटल ने जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था उसमें 3 एलिमेंट्स थे, लोगोस, पैथोस एंड इथोस. लोगोस मीन्स फैक्ट, पैथोस मीन्स उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, इथोस मीन्स इथिकल कंडीशन, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं. देन आता है विल्बर सैक्रम. विल्बर सैक्रम ने जो दिया था 1954 में मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था. इन्होंने इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग को इम्पॉर्टेंट बताया था कि जब मैसेज सेंड करते हैं तो उसको कोड करके किसी एक लैंग्वेज में कोड करके सेंड करते हैं और जो रिसीवर है उसको रिसीव कर रहा है वो मैसेज को डीकोड कैसे कर रहा है. तो इसको इन्होंने विल्बर सैक्रम ने इम्पॉर्टेंट बताया था. देन आता है सनन एंड वीवर. इन्होंने दिया था उसमें 5 एलिमेंट्स थे. ठीक है. इन्होंने इसमें रिसीवर और फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि फीडबैक इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन. जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है? तो फूड का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे माउथ में जो सलाइवा है, सलाइवा में टाइलिन या इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. तो डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग दैट कैन कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी. सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग कौन सी है जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज कर सकती है? तो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इज वायरस. जैसे अभी कोविड-19 था, ये भी एक वायरस ही तो है. तो जो वायरस है ये स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज को कॉज कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसेंशियल रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड इन स्टमक. फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसेंशियली क्या रिक्वायर होता है? हम जब डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? टाइलिन हो गया, ठीक है, अमाइलोज हो गया,
पेप्सिन हो गया, ये सब क्या है, बाइल एसिड, इन सब में क्या है, एंजाइम्स होते हैं। तो फूड को जो डाइजेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ है, वो है एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज द टर्म सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर कैन बी एसोसिएटेड विद। जो ये लैंग्वेज, सबसे पहले जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है वो दी थी नॉम चॉम्स्की ने, और ये जो सरफेस स्ट्रक्चर है, डीप स्ट्रक्चर है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी से एसोसिएटेड है। मीन्स स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो भी लैंग्वेज है, जितने भी फॉर्म के लैंग्वेज हैं, वो मेनली जो है वो सब, जितने भी सभी जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहीं की भी लैंग्वेज हो, वो सब ऑल लैंग्वेज सिमिलर होते हैं। जैसे हम इंडिया में हैं तो हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो बच्चे को वो सिखानी नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करके अपने आप बोलना सीख जाता है। ऐसे ही फॉरेन में देखो, उनकी अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो बच्चे वहाँ पे सिखाया नहीं जाता है, वो ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं। तो इसीलिए बोला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, वो हर एक लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। तो इसको दिया था नॉम चॉम्स्की ने। अल्बर्ट जो बंड्यूरा है, इन्होंने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, और BF स्किनर है, इन्होंने दिया था बिहेवियर लर्निंग थ्योरी, और जेन एलियट हैं, इन्होंने कुछ ब्राउन आइज़ एंड ब्लू आइज़ के बच्चों को अलग अलग करके उनमें कंपैरिजन की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइल इज सिक्रेटेड बाय। जो बाइल है वो सिक्रीट होता है थ्रू लीवर। ठीक है, पैंक्रियास सिक्रेट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, और इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो हैं जिनका एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। अगर कहीं भी नॉर्मली 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो बाइल है वो सिक्रीट होता है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सी जो है वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो इसमें जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में ग्रीन एंड रेड कलर में प्रॉब्लम होती है, ग्रीन और रेड कलर को देखने में प्रॉब्लम होती है, और ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होती है। साथ में एक डिजीज़ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये भी जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिस्पायरेशन क्या है, टू चेंज द फूड इनटू एनर्जी। ऐसे ही फूड को एनर्जी में थोड़ा चेंज कर देगा। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूजफुल फॉर्म। यस, ये सही है। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं, तो वो हमारे जो हमने जो फूड इनहेल किया है उसके साथ रिएक्ट करके उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिससे जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉडी यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो रिस्पायरेशन में सांस लेने के साथ साथ जो ऑक्सीजन का काम है, जो रिस्पायरेशन प्रोसेस का एक और काम है, वो है फूड को कैसे ऑक्सीडाइज करना है, और वहाँ से केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि केमिकल एनर्जी बाद में हमारी बॉडी यूज़ करती है अपने जो उसकी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए। तो ये है रिस्पायरेशन, ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख लीजिए। एंड ये हैं सारे आंसर्स, तो आप आंसर्स भी देख लीजिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है कि केबल कौन से टाइप का यार्न है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।